हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर आर.डी. शर्मा बुक के एग्जाम्पल से लिए गए हैं। इन क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को बहुत डाउट होता है और बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। बुक में इनके सॉल्यूशन होने के बावजूद भी उनको क्लियर नहीं होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मुझसे भी ये दोनों क्वेश्चन एज अ डाउट हिमांशु कुमार, जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन क्वेश्चन को मैं इजीएस्ट वे में आपको कन्वे कर सकूं। और फिर भी अगर ये क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो अगेन आप मुझसे इन क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। बट मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन क्वेश्चन को मैं आपको इजीएस्ट तरीके से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज रेशनल। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि ऐसी कोई भी वैल्यू n की नहीं है जिससे अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 का रिजल्ट रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोजिट लेकर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन जैसे हमने प्रूव किया हुआ है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है या नहीं, रूट 3 इरेशनल नंबर नहीं, लाइक दैट, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम हम इस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो उसी तरह हमको भी इसको कॉन्ट्रडिक्शन की मदद से ही प्रूव करना होगा। अब हमको बोला गया है कि n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि यहाँ पुट करने पे हमको रिजल्ट रेशनल मिले, बट हम मान लेते हैं कि n की ऐसी वैल्यू है जो कि रेशनल रिजल्ट देती हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 का रिजल्ट रेशनल है। अगर इसका रिजल्ट रेशनल है तो हम इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 को लिख सकते हैं p अपॉन q। अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू p अपॉन q। यहाँ p अपॉन q जो फॉर्म है वो रेशनल फॉर्म कहलाता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। बस यहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बाकी p और q के प्लेस पे हम कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं। ये सब सारे के सारे नंबर जो हम यहाँ पुट करेंगे वो रेशनल फॉर्म में होंगे क्योंकि वो p बाई q के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने रेशनल तो मान लिया, बट इसको सॉल्व करने के लिए और भी इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए मानें कि जो अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 है वो x है, मतलब अगर हम x इज इक्वल टू मान लें अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 और अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू p बाई q, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में दो अननोन हैं जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है तो हमको दो इक्वेशन भी चाहिए होती हैं, तभी इन अननोन वेरिएबल की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हमको एक इक्वेशन और बनाना होगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो हमने अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 को हमने p बाई क्यू माना था, हम वहीं इसी का रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेने का हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हमको एक इक्वेशन और बनानी है। तो फिलहाल ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और अब हमको इक्वेशन नंबर 2 को बनानी है। तो इक्वेशन नंबर 2 को बनाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लें तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेने पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ n प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया तो हमको राइट हैंड साइड का भी लेना होगा, तो ये हो जाएगा q अपॉन p। ठीक है, अब ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अननोन है अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 और अंडर रूट ऑफ n प्लस 1। ये दो वैल्यू हमारे पास अननोन है और इन दोनों अननोन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो उसी इक्वेशन को निकालने के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, बाकी और कोई तरीका अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल लेने के बाद हम इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइज करते हुए हम जानते हैं कि जो बीच का साइन होता है उसको चेंज करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है इसको हम माइनस कर लेंगे और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ n प्लस 1। ठीक है, अब सेम वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हमको डिनोमिनेटर में भी करना होगा। तो डिनोमिनेटर में हम करते हैं अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ n माइनस n प्लस 1। इसके अंदर हमको प्रोडक्ट करना है
अंडर रूट ऑफ n-1 माइनस अंडर रूट ऑफ n+1। ठीक है, इस स्टेप को लिखने के बाद हमको ये क्लियर है कि हम इसको अगर कैंसिल कर दें, अंडर रूट ऑफ n-1 माइनस ऑफ अंडर रूट n+1 से इसको कैंसिल कर दें तो वापस हमको प्रीवियस स्टेप ही मिल जाएगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमने डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज़ रहा, अंडर रूट ऑफ n-1 माइनस अंडर रूट ऑफ n+1, और डिनोमिनेटर में चेंजेस आ जाएगा इस आइडेंटिटी की मदद से। तो ए के प्लेस से वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट ऑफ n-1, तो इसका स्क्वायर, तो बचेगा सिर्फ n-1 माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, तो बी के प्लेस पे अंडर रूट ऑफ n+1, तो अंडर रूट हट गया तो बचा सिर्फ हमारे पास n+1 इज इक्वल टू q अपॉन पी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n नेगेटिव का हो जाएगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और -1 और ये भी -1, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा अंडर रूट ऑफ n-1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ n+1 अपॉन माइनस ऑफ 2, जो कि इक्वल है q अपॉन p के। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 का हमको q के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको एक इक्वेशन और मिल गई है, जो कि है अंडर रूट ऑफ n-1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ n+1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ q अपॉन p। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से हमारे पास जो अननोन थे हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें। तो अब हम ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है अंडर रूट ऑफ n-1 अंडर रूट ऑफ n-1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ n+1, जो कि इक्वल है p अपॉन q के। और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है हमारे पास अंडर रूट ऑफ n-1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ n+1 इज इक्वल टू -2q अपॉन p। ठीक, अब इन दोनों क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो जो ये पॉजिटिव टर्म है इस नेगेटिव टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ n-1, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट n-1 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस ऑफ 2q अपॉन p। ठीक है, अब इसके राइट हैंड साइड को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, या फिर हम एलसीएम भी ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो p का मल्टीप्लिकेशन p के साथ हुआ तो ये हुआ p स्क्वायर माइनस q का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हुआ तो -2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर अपॉन pq। ठीक, अब इस 2 को भी हम ट्रांसफ़र कर लें तो इस तरह हमारे पास अंडर रूट ऑफ n-1 की वैल्यू आ गई है, जो कि है p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2pq। ओके, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हमने n-1 की वैल्यू निकाल ली है। हमने इसको निकालने के लिए दोनों ही इक्वेशन को आपस में ऐड किया था। अब दोनों ही इक्वेशन को अगर हम सेपरेट करें तो हम यहाँ कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये n-1 की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी अंडर रूट ऑफ n-1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को ऐड किया था इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, अब इन दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेट करने पर हमारे पास अब इक्वेशन बन जाएगी n-1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ n+1 इज इक्वल टू p अपॉन q। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन को हम सेपरेट कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ n-1, जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ n+1 इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 2q अपॉन p। जब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ बचा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ n+1। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो p का मल्टीप्लिकेशन p के साथ होगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर अपॉन p इंटू q। ठीक, और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो n+1 की जो सेकेंड अननोन था हमारे पास उसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो कि है p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ p इंटू q। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब सारा कंक्लूजन हमको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से ही निकालना है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमने मान लिया था
कि जो वैल्यू हमको निकालनी है अंडर रूट ऑफ n माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस वन की, हमने मान लिया था कि ये रेशनल है, ठीक है। और इनकी रिजल्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर p हमारे पास एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है और साथ साथ 2 भी एक इंटीजर है। तो ओवरऑल अगर इसके राइट हैंड साइड को हम देखें तो यहाँ से हमको एक इंटीजर वैल्यू ही मिलने वाली है। अगर ये एक इंटीजर वैल्यू है तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, मतलब अंडर रूट ऑफ n माइनस वन एक रेशनल नंबर है। इसी तरह अंडर रूट ऑफ n प्लस वन भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो वेरिएबल है हमारे पास p और q जो भी ये भी इंटीजर है, साथ साथ ये 2 ये भी हमारे पास इंटीजर है, तो इनका सॉल्यूशन भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है अंडर रूट ऑफ n माइनस वन और अंडर रूट ऑफ n प्लस वन, यहाँ पर जो रूट के अंदर हमको गिवन है n प्लस वन और n माइनस वन, ये दोनों नंबर कैसे होना चाहिए, ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए तब भी ये स्क्वायर रूट सॉल्व होगा। अगर ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने से, तो जो गिवन हम जो लेके चले थे हमारा प्रूफ कि ये रेशनल नंबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर है। बट अब ये पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि n माइनस वन और n प्लस वन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या नहीं, ठीक है। अगर इन दोनों ही वैल्यू को अगर हम इंडिविजुअल देखें, अगर n के प्लेस पे सपोज मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा 4 और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं वही 5 को अगर यहाँ पुट करूँ इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 6 और अंडर रूट ऑफ 6, बट अंडर रूट ऑफ 6 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है ना। अब हमको चाहिए ये कि n की ऐसी कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट करें, तो वैल्यू पुट करने पे दोनों ही जो स्क्वायर रूट फंक्शन हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड में गिवन है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। हम सिंगल दोनों को चेक नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने यहाँ पुट किया 5, तो हम बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, 5 क्लियर है, बट 5 को हमको यहाँ पर ही पुट करना होगा, क्योंकि हमको इन दोनों ही इक्वेशंस को आपस में ऐड करके रिजल्ट बताना है फाइनली, ठीक है। तो जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर हम सोचें कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, अगर 1 का स्क्वायर हम निकालें तो जो होगा 1, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9, ऐसे ही 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 16 एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे नंबर जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 1, 4, 9, 16 ये सारे के सारे नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है। अब जो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 और 4, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो आता है हमारा 3। इनसे बड़े नंबर का अगर डिफरेंस निकालें हम 4 और 9 का, इसका डिफरेंस आएगा हमारे पास 5। और ऐसे ही हम और भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस निकालते रहे तो ये डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 3 मिला, फिर 5 हुआ, अब 9 और 16 का अगर हम देखें तो ये आएगा 7, ठीक है, मतलब और बढ़ गया। और जैसे जैसे ये नंबर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये डिफरेंस यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस की हम बात करें वो है 3। और अगर हम n माइनस वन और n प्लस वन के डिफरेंस की बात करें, हम अगर n माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दें n प्लस वन से, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना आ रहा है, n माइनस वन, या माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस का n हो गया, प्लस का 1 हो गया, सॉरी माइनस का 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर n से n कैंसिल और इन दोनों का डिफरेंस आ गया -2, ठीक है। अब माइनस साइन को अगर छोड़ दें अपन तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ रहा है मिनिमम 2, ठीक, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज भी हो सकते हैं। अगर हम n प्लस वन में से n माइनस वन को सेपरेट करेंगे तो n से n कैंसिल, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 2, मतलब इनका डिफरेंस जो आ रहा है इन दोनों नंबर का वो आ रहा है 2, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिफरेंस है मिनिमम डिफरेंस वो होता है 3, जबकि n प्लस वन और n माइनस वन को आपस में हम सेपरेट कर दें तो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 2। इसका मतलब कि जो अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है n माइनस वन और n माइनस टू, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक साथ हमको नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते, हम इसको भी समझते हैं। जैसे हम ये वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर n माइनस वन और n प्लस वन को, ठीक है, और हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ n की सब पुट करेंगे। यहाँ पर अगर सपोज़ मैं n के प्लेस पे पुट करता हूँ, अब जैसे हम पुट करें 2, ठीक है, अगर हमने n के प्लेस पे 2 पुट किया तो 2 यहाँ पर भी पुट होगा, तो यहाँ मिला मुझे 1, क्योंकि 2 माइनस वन 1, और ये हो गया 2 प्लस 1 3। अगर n के प्लेस पे हमने 3 पुट किया तो 3 माइनस 1 हो गया 2 और 3 प्लस 1 हो गया 4। अगर n के प्लेस पे 4 पुट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो देखें इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 ही है। 3 माइनस वन 2, 4 माइनस 2 भी 2 और 5 माइनस 3 भी 2।
ठीक। अगर इन नंबर्स का हम देखें कि 1, 3, 2, 4, 3, 5 ये जो नंबर हैं ये अल्टरनेट नंबर है ना। एक नंबर के बाद ये नंबर बन रहा है, जैसे 1 के बाद 2 छोड़कर 3 आ रहा है, 2 के बाद 3 छोड़कर 4 आ रहा है, 3 के बाद 4 छोड़कर 5 आ रहा है, लाइक दैट। तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं होते जो अल्टरनेट में हमको एक साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। वो अभी हम यहाँ समझ चुके हैं। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें तो 1, 4, 9, 16, ठीक। अब ये ना ही कॉन्जिक्यूटिव है ना ही ये अल्टरनेट है, इनके बीच में भी 3 का डिफरेंस है, या 5 का डिफरेंस है, या 7 का डिफरेंस है। तो हमको एक साथ n-1 और n+1 जो हमको कंडीशन गिवन है इसके हिसाब से हमको दो एक बार में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेंगे। अगर हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है तो हो सकता है दूसरा ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी 2 पुट करने पे हमको वैल्यू मिली 1, तो ठीक है 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। बट 3 यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये 3 एक इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर है, और हम जानते हैं किसी इरेशनल नंबर में किसी भी नंबर को अगर हम आपस में ऐड करें तो रिजल्टेंट इरेशनल ही होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम 2 और 4 को देखें तो यहाँ पर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट 2 यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और 3 और 5 को देखें तो यहाँ दोनों के दोनों ही इरेशनल है, राइट। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हम कंडीशन लेके चले थे कि √n+1 प्लस ऑफ √n-1, ठीक है, ये इरेशनल नहीं हो सकते। इरेशनल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमको कभी भी ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स n-1 और n+1 ऐसे नहीं मिल सकते जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा तो हमको दूसरा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती जिसके लिए जो हमको गिवन कंडीशन थी वो इरेशनल हो। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और इस तरह मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लिखना है ये सब आपको बुक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन RD शर्मा बुक में एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है। तो आप वहाँ से आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। बाकी मेरा पर्पस था कि इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ये क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आया है तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ओके। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लेट a and b be positive integer so that √2 always lie between a upon b and a plus 2b upon a plus b, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको शो करना है कि √2 इन दोनों ही नंबर के बीच में है। तो ये दोनों नंबर के बीच में अगर √2 है तो इसका मतलब ये √2 इन दोनों में से किसी एक से बड़ा है और किसी एक से छोटा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ दो केस बनेंगे। एक केस हम मान लेते हैं केस नंबर 1 हमारा। तो केस नंबर 1, अगर सपोज जो √2 है वो a अपॉन b से बड़ा है, ठीक है। अगर रूट केस हम 1 ले रहे हैं जिसके अंदर हमने माना कि √2 a अपॉन b से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से छोटा होगा। इसी तरह हम अपने केस नंबर 2 को देखते हैं। केस नंबर 2 हमारा हो जाएगा, अगर a अपॉन b √2 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे √2 a बाई b से छोटा हो गया, तो √2 a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से यहाँ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह √2 के इन दोनों नंबर के बीच में होने के लिए ये हमारे पास दो पॉसिबल केस बने, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की दो मेथड्स हैं। उन दोनों मेथड्स में से जो बेटर है मैं आपको वही मेथड यहाँ बताऊंगा, और साथ साथ जो मेथड से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा मैं उसकी भी आपको हिंट दूंगा, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम उसी मेथड को फॉलो करें जिससे हमको प्रॉब्लम कम जाए। तो हम इस क्वेश्चन को ईजीएस्ट वे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहला केस जो है हमारा, हम पहले केस को सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो √2 है वो a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से छोटा है। तो ये हमारे केस नंबर 1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा √2 है वो छोटा है a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच ये रहेगी कि पहले तो हम a और b को सेपरेट कर लें, मतलब हम एक साइड पूरे a को ले जाते हैं और दूसरे साइड b को। देन उसके बाद हम वेरिएबल और कांस्टेंट को
अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन हुआ √2 से, तो √2 का मल्टीप्लिकेशन होना है यहाँ पर a प्लस ऑफ बी से। ठीक है, a प्लस ऑफ बी से इज लेस देन a प्लस 2b। ठीक, √2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया हमारे पास √2a प्लस ऑफ √2b इज लेस देन a प्लस 2b। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम दोनों ही वेरिएबल को सेपरेट करना चाह रहे हैं। मतलब हम को एक साइड a को कर लेते हैं और दूसरी साइड हम b को कर लेते हैं। तो हम इस √2b को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड, उसी तरह a को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √2a, अब इस a को ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a इज लेस देन 2b माइनस अंडर रूट ऑफ 2b। ठीक, अब इन दोनों ही टर्म से हम a को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने a कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास √2 माइनस ऑफ 1 राइट इज लेस देन, और हम यहाँ से √2b कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, तो √2b दोनों ही टर्म में बन जाएगा। तो √2b हमने कॉमन लिया, √2b हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारे पास √2, क्योंकि हमने 2 को लिखा था √2 इंटू √2 और b यहाँ कॉमन आ चुका है और ये √2b पूरा बाहर चला गया तो बचा यहाँ पर माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करें तो हम वेरिएबल को एक्साइट कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक्साइट कर लेते हैं। तो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ a और b, तो हम b को a के डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b राइट, और ये जो कांस्टेंट है √2 माइनस 1 इसको हम राइट हैंड साइड इसके डिनोमिनेटर में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा a अपॉन b इज लेस देन √2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस ऑफ 1। ओके, अब यहाँ पर √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा a अपॉन b इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरह हमारी केस नंबर 1 से कि कंक्लूजन निकल गया है कि जो हमने लेके चले थे कि √2 अगर छोटा है a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से, है ना, और यहाँ पर √2 बड़ा आ गया a अपॉन b से, इसका मतलब a अपॉन b छोटा है √2 से और √2 छोटा है a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 केस नंबर 1 हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपर लिखें क्योंकि देखिए जो हमने प्रूव किया है कि a अपॉन b इज लेस देन √2, और क्योंकि √2 लेस देन था a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से, तो जो √2 है वो a अपॉन b और a प्लस 2b अपॉन a प्लस b के बीच में लाई कर रहा है। तो ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये क्लियर हो गया कि a अपॉन b इज लेस देन √2 और √2 इज लेस देन a प्लस 2b अपॉन a प्लस b। ओके, तो इस तरह केस नंबर 1 को सॉल्व करके ये क्लियर हो गया कि जो √2 है वो a अपॉन b और a प्लस 2b अपॉन a प्लस b के बीच में है। ठीक है, अब केस नंबर 2 को भी हम बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो √2 है वो ग्रेटर देन है a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से, जबकि हमने केस नंबर 1 में √2 को लेस देन लिया था। अब केस नंबर 2 में हमने माना कि जो हमारा √2 है वो ग्रेटर देन है a प्लस 2b अपॉन a प्लस b से। ठीक है, अब इसमें भी हमको वही स्टेप फॉलो करनी है जो कि हमने केस नंबर 1 में सॉल्व की थी। ठीक, तो पहले हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम a और b को अलग अलग सेपरेट करें। ठीक, तो उसके लिए हमको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। a प्लस b का मल्टीप्लिकेशन किया हमने √2 के साथ, तो ये हो गया हमारा √2 इंटू a प्लस b इज ग्रेटर देन a प्लस 2b राइट। √2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये हो गया √2 a प्लस ऑफ √2b इज ग्रेटर देन a प्लस 2b। अब देन इसके बाद हमने a को एक साइड और b को एक साइड करें तो a को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया हमारे पास √2a माइनस ऑफ a इज ग्रेटर देन 2b माइनस ऑफ √2b। ओके, अब इन दोनों ही टर्म से हमने a कॉमन लिया, a बाहर आ गया तो यहाँ बचा हमारे पास √2 माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन, इन दोनों टर्म से हम √2 भी बाहर ले सकते हैं क्योंकि इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो √2b बाहर आया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ √2 और ये √2b बाहर आ चुका है तो यहाँ बचा हमारे पास माइनस ऑफ 1। देन इसके बाद वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग किया तो हम 2 को a के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास a अपॉन b
इज़ ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारे पास √2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस ऑफ 1, राइट। अब ये √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो इस तरह हमारा a अपॉन बी इज़ ग्रेटर देन √2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर नाम देते हैं हम 3, और ये आई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम कंक्लूजन देखें तो यहाँ पर हम लेके चले थे कि जो √2 है वो ग्रेटर देन है a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी से, और यहाँ पर √2 लेस देन आ गया है a अपॉन b से। इसका मतलब जो √2 है वो a अपॉन b और a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी के बीच में ही होगा। तो केस नंबर 2 से भी ये कंडीशन वेरीफाई हो गई कि जो हमारा जो हमारा a अपॉन b है वो ग्रेटर देन है √2 से, और √2 ग्रेटर देन है a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी से। तो इस तरह केस नंबर 2 से भी हमने ये वेरीफाई कर लिया। तो दोनों ही केसेस से ये क्लियर हो गया कि जो √2 है वो a अपॉन b और a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी के बीच में ही होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम अदर मेथड को भी देखें तो उस मेथड में हमको a अपॉन b और a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी को लेके सॉल्व करना होता है। उसमें भी केसेस सेम ऐसे ही बनते हैं, बट अभी हमने जो ये मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लेते हुए चले, बट यहाँ पर इस मेथड में मेथड नंबर 2 के अंदर हम a अपॉन b इज़ लेस देन a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी को लेके चलेंगे। तो उसमें एक केस तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट जब हम इसका सेकंड केस सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक्स में भी ऑलरेडी गिवन है, तो सेकंड मेथड को सॉल्व करने के लिए फिर हमको स्टेप्स को बनाना पड़ेंगे। अब उसके लिए हमको हो सकता है a² b² ऐड करना पड़े या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़े, मतलब हमको परफेक्ट स्क्वायरिंग भी वहाँ करना पड़ सकती है, जिससे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप इस मेथड से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, जिसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। और अगर आपको अभी भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं, या फिर आपके और भी कोई जो डाउट्स हैं वो भी आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ईजीएस्ट वे में दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।